नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं इस वेबिनार के आयोजन के लिए अपने कॉलेज की हमारी वेबिनार टीम और उसकी कन्वीनर तुली श्री अजीत कुमार, जो कि संयुक्त तत्वावधान वेबिनार के संयोजक हैं, और आप लक्ष्मी गुप्ता जी को और आपकी प्राचार्य महोदया डॉक्टर बरिंद्र गांधी जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने एक सार्थक और समीचीन विषय पर बातचीत करने का एक अवसर प्रदान किया है। वैसे तो हम सभी लोग सहयोगी हैं और में बातचीत पर पेश करते हैं, लेकिन आज मैं सीधे अपनी बात, जो हमारा विषय है रचनात्मकता को लेकर के, लॉकडाउन और रचनात्मकता, इस विषय पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। हम सब लोग एक बड़े ही संकट के दौर से या संकट के समय से गुजर रहे हैं, और वह संकट है वैश्विक महामारी कोरोना का संकट, जो कि मानवीय सभ्यता और मानवीय संस्कृति के लिए या संपूर्ण मानवता के लिए एक चुनौती बनकर के सामने खड़ी हो गई है। और उसका दायरा इतना विशाल है और इस तरह से भयावह है कि उसने अपने दायरे में संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण विश्व के 200 देशों की आबादी को अपने दायरे में ले लिया है, और लगातार इसका संकट बढ़ता जा रहा है, और उससे लोगों की असामयिक मृत्यु का, जान माल का नुकसान हुआ है। तो ये एक स्थिति है, एक परिस्थिति है विश्व के सामने, और इस परिस्थिति से निपटने के लिए विभिन्न देश की सरकारों ने लॉकडाउन और जो सामाजिक दूरी के पालन या वैयक्तिक दूरी के पालन का एक सिद्धांत या एक तरह से मूल मंत्र इस बीमारी से बचने के लिए दिया है। उसी के तहत पिछले 24 मार्च से हम सभी लोग अपने घरों में लॉकडाउन के अंतर्गत एक तरह से बंद हैं। ये लॉकडाउन एक तरह से इस बीमारी से बचाने का उपाय है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरह का हमारे ऊपर बंधन भी है। और इस महामारी के की भयावहता और संकट के काल में संपूर्ण मानवीय सभ्यता और संस्कृति एक तरह से संकट के दौर से गुजर रही है, और इसका अनुभव हम सभी लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। मैं सबसे पहले थोड़ी बात इस संकट की करूंगा और इस संकट से उपजने वाली हमारी मानसिक स्थितियों की करूंगा, और उसको किससे हमने अपने अतीत में अपने इतिहास के पन्नों को उभार करके मैं देखने की कोशिश करूंगा कि जब भी इस तरह की वैश्विक महामारी आई है तो हमने उसको कैसे डील किया है। और फिर मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत रचनात्मकता के बारे में, और रचनात्मकता हिंदी के बहाने से मैं आपसे अपने विचार साझा करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आप सब लोग या मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे मन में संकट के दौर में एक भय है। वो भय कैसा है? उस भय पर आने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि यह जो लॉकडाउन है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और इंसान हर समय एक परिस्थिति में रहता है, और परिस्थिति में उसके रहने से बार बार व्यक्त होती है घटनाएं, और इन घटनाओं को यदि आप ठीक से अपने जीवन के क्रम में समझें तो हर रोज एक नई कहानी, एक नई कथा हम सभी लोग गढ़ और रच रहे होते हैं। यह एक प्रक्रिया हमारे जीवन में हो रही होती है। तो इस क्रम में चूंकि एक परिस्थिति में, एक विशेष परिस्थिति में हम सभी लोग बंद हैं अपने घरों में, और वह परिस्थिति है लॉकडाउन की। और उस लॉकडाउन के कारण बहुत सारी सूचनाएं जो छन करके विभिन्न सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे पास जो आ रही हैं और उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं और हमारे मन में एक तरह की आशंका और एक तरह का भय हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो वो भय, एक तो यह भय है कि कहीं यह बीमारी हमको तो नहीं पकड़ लेगी, इस तरह की आशंका। और यह आशंका निर्मूल नहीं है,
क्योंकि कब किसको किस तरह से संक्रमण प्रसारित हो जाए यह समझ में नहीं आता है, इसलिए इस तरह का एक भय। फिर बहुत से लोग जो या तो सरकारी नौकरियों में काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जिनको अपने रोजगार को लेकर के संकट महसूस हो रहा है, बेरोजगारी का भय। पिछले दिनों जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और आपने देखा था कि किस तरह से दिहाड़ी मजदूर सड़क पर निकल करके लॉकडाउन को तोड़ते हुए अपने घरों की ओर पलायन कर रहे थे, क्योंकि उनके सामने भय था रोजगार का, उनके सामने भय था भूख का, उनके सामने भय था आवास का। और ये सारे भय हम सबके बीच भी कहीं ना कहीं साथ साथ चलते रहते हैं। और उसके अलावा जब हम घरों में अकेले हैं तो हमको लगता है अकेलापन का भय। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उस समाज से, जिस समाज में रहने के और जिस समाज के साथ हम जीवन जीने के आदी हो गए थे, कि कहीं ना कहीं हम उससे अकेले तो नहीं हो गए हैं। और इस अकेलेपन से हमारे मन में एक संतरास, एक भय, एक निराशा और एक पीड़ा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे भीतर एक अनिश्चितता का बोध उत्पन्न होता है, एक अनिश्चितता या अनिश्चय की भावना हमारे भीतर बढ़ने लगती है। और वह अनिश्चितता हमारे भीतर एक तनाव उत्पन्न करता है, और वह तनाव कई बार हमारी मानसिक परेशानियों और हमारे भीतर एक तरह के नकारात्मक सोच को उत्पन्न कर देता है। और इस सोच के कारण लगता है कि कहीं हमारी जिंदगी ठहर तो नहीं गई है, हमारी गतिशीलता, हमारी वो गत्यात्मकता, हमारी जिंदगी की वो रवानगी, हमारी वो सारी चीजें जिसकी वजह से हम गतिशील और क्रियाशील दिखते थे, कहीं वो सब कुछ ठहर तो नहीं गया है। तो इस ठहराव के कारण और सुबह से शाम तक घर में जो भी हम काम करते हैं उसके वजह से कई बार लगता है कि हमने पूरे दिन में किया क्या। तो इस तरह की सोच हमारे भीतर उत्पन्न होने लगती है कि आज के काम की अर्थवत्ता क्या है। अगर अर्थवत्ता नहीं है तो फिर हमारे मन में व्यर्थता बोध की प्रवृत्ति आती है एक, और उस व्यर्थता बोध के कारण एक चिड़चिड़ापन, एक आक्रोश और एक क्रोध। और यह क्रोध जो कि तनाव से ही ये सारी चीजें उत्पन्न होती है, तनाव से ही ये आक्रोश आता है, ये चिड़चिड़ापन आता है, ये क्रोध आता है। आपने पिछले दिनों या आज या पीछे के अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है, घरों में रहते हुए लोगों के बीच में इस तरह की शिकायतें बहुतायत आ रही हैं। यानी जो यह लॉकडाउन से उपजी हुई परिस्थिति है, जो हमारा एकाकीपन है, जो हमारा भय है, जो हमारी अनिश्चितता है, जो हमारी आशंका है, और इन आशंकाओं से उपजे वातावरण में जिसमें हम रहते हैं, उससे एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक नकारात्मकता आती है, और इस तरह से ये सारी प्रवृत्तियां हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। मित्रों, मैं इसके माध्यम से आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं कोई नकारात्मक बात करने यहाँ नहीं आया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये संकट का समय है, और संकट मनुष्य के जीवन की पाठशाला है। संकट के समय एक अवसर होता है सीखने का, संकट के समय एक अवसर होता है चुनौतियों को स्वीकार करने का, और संकट के समय कई बार हम लोग नकारात्मक भी हो जाते हैं। तो जो अभी मैंने आपसे जो बातें की और जो बातें मैंने कही, उसमें आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम संकट के इस क्षण में हम नकारात्मक हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, जो इस संकट की चुनौती को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हुए वो इससे बाहर निकलते हैं। मैं इसके संबंध में एक छोटा सा उदाहरण साहित्य के बीच से देना चाहता हूं कि बहुत तरह के जो भक्ति काल के हमारे तमाम कवि हैं, चाहे वो कबीर हो या तुलसी हो या सूर हो या जायसी हो या मीरा हो, इस तरह के सामाजिक बंधन या उस जो उनके समय की जो रूढ़ियां थी या जो परंपराएं थी या जो व्यवस्था थी, उस बंधन के संकट को उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से तोड़ा है। इससे विस्तार से चर्चा आगे करूंगा, मैं केवल एक संकेत दे रहा हूं कि जो रचनात्मकता है, रचनात्मकता आपको संकट से
निकाल सकती है। और ये संकट, संकट क्या है? संकट चुनौती देता है, संकट आदमी को सीखने का अवसर देता है, और संकट जीवन की पाठशाला है जिसमें बहुत सारा पाठ हम इकट्ठा सीखते हैं। और आज पिछले लगभग 1.5 महीने से इस लॉकडाउन की अवधि में हमने बहुत सारे पाठ ऐसे सीखे हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात आपसे और साझा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मार्क रदरफोर्ड एक लेखक थे, और उनके बचपन की एक घटना है। उस घटना के बारे में अपनी रचना में वो जिक्र करते हैं, और वो बताते हैं कि एक बार समुद्र के किनारे वो बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि समुद्र के भीतर एक जहाज लंगर डाले खड़ा है। किशोर मार्क रदरफोर्ड के मन में यह विचार पौधा कि क्यों नहीं उस जहाज तक पहुंचा जाए, और उसके मन के भीतर एक साहस, एक उत्साह, एक उमंग से वो भर गया, और वह किशोरावस्था में वो व्यक्ति तैरता हुआ पहुंच गया जहाज के पास। जहाज के उसने 3-4 चक्कर लगाए, और उसको अपार खुशी, एक विजय की अनुभूति होती है। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद जब वो किनारे की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि किनारा कितना दूर है, और उस दूरी का अनुमान करने से, या उस दूरी के भय से, इस दूरी के आतंक से, और इस अनिश्चितता से कि क्या वह किनारा तक पहुंच पाएगा, उसके मन में एक नैराश्य का भाव जगता है, और उसको लगता है कि वो पहुंच नहीं पाएगा और डूबेगा। तभी उसके मन में एक विचार और पहुंचता है कि मरने से पहले एक बार आदमी को संघर्ष करना चाहिए, और वो संघर्ष करने का ठानता है, और उत्साह के साथ अपनी सारी शक्ति को संजो करके, और वो चल देता है तैरते हुए किनारे की तरफ। और किनारा जब वो मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है, साहस कर लेता है, संकल्प ले लेता है, तो फिर उस किनारे तक पहुंच ही जाता है, और इस तरह से वो विजय को प्राप्त करता है। तो कोई लेखक अपने जीवन की छोटी घटनाओं को भी अपनी रचनाओं में इस तरह से जगह देता है जिससे एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, एक बहुत बड़ा पाठ मिलता है। तो उस संकट से हमने ये पाठ सीखा कि यदि कोई चुनौती आती है, या अनिश्चितता का माहौल आता है, या इस तरह की नकारात्मक सोच आती है, तो ठीक उसी समय हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में कहीं न कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा भी संचरित होती रहती है। केवल जरूरत इस बात की है कि हम उस ऊर्जा का संचय करें, और उसको शक्ति बना करके उस चुनौती का मुकाबला करें, और फिर हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो यह है संकट जीवन की पाठशाला। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बात की थी कबीर की, मीरा की, सूर की, तुलसी की। मैं अगर उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र यहाँ करना चाहूं, तो देखिए मीरा के सामने क्या संकट था। मीरा के सामने राणा की चारदीवारी से निकलने की संकट था, और लोक लाज को त्यागने का संकट था। तब भी इस संकट का मुकाबला उन्होंने किया, और उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो किसी व्यक्ति को अपना पति रहते हुए, किसी व्यक्ति को उस समय सामंती समाज में अपना पति घोषित करना, चाहे वो ईश्वरी क्यों नहीं हो, और उसके लिए लोक लाज का त्याग कर देना, उसके लिए घर की सामंती चार दीवारी को की बेड़ी को तोड़ करके और जा करके ऐसे समाज में संतों के बीच बैठ जाना, यह कितनी बड़ी चुनौती थी, यह कितना बड़ा संकट था। लेकिन उस संकट का मुकाबला मीरा ने किया, और वो विजेता है, वो आज भी अमर है। आज हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आज स्त्री विमर्श की इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन उसकी जड़ में मीरा को उस समय के समय में भी देख करके आप उसको समझ सकते हैं। कबीर ने आज भी हमारे समाज के भीतर जाति और रूढ़ी व्यवस्था और कर्मकांड और छुआछूत, इन सब की बात और पाखंड की बातें होती हैं, और उस समय जो व्यवस्था थी, और जिस तरह से कबीर का काफी विरोध हो रहा था, और वहां के ब्राह्मणों ने उनका जिस तरह से विरोध किया, लेकिन कबीर ने उस संकट को स्वीकार किया, साहस किया, चुनौती स्वीकार की, और अपने पदों के माध्यम से समाज को एक दिशा दी। तो ये उदाहरण है कि जो संकट को स्वीकार करता है वो जीवन की पाठशाला में सीखता है, और कुछ नया गढ़ता है, कुछ नया रचता है। और हम सब लोग इस काम में कहीं ना कहीं हर रोज इस तरह के संकटों का मुकाबला करते हैं और सीखते ही रहते हैं। मैं अब आपके साथ थोड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से जब हमारे भारतीय समाज में पहले भी इस तरह की महामारी आई है,
तो हमने उसका मुकाबला कैसे किया है। मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं विवेकानंद के बारे में, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब बंगाल में प्लेग फैला तो विवेकानंद ने अपने प्लेग के मैनिफेस्टो की रचना की। विवेकानंद का प्लेग मैनिफेस्टो उन्होंने विवेकानंद ने लिखा और वो बंगला में और हिंदी में दोनों में प्रकाशित हुआ। उनकी दो शिष्या जो भगिनी निवेदिता और स्वामी सदानंद, इन दोनों ने उसका बहुत प्रचार प्रसार किया और लोगों तक उनकी बातें पहुंचाई। विवेकानंद क्या कहते हैं? विवेकानंद कहते हैं कि हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। किससे? मृत्यु से। वह मृत्यु जो चिरंतन सत्य है, वह मृत्यु जो एक दिन आनी है, फिर उस मृत्यु से भय क्यों? इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर की करुणा में विश्वास करो, परमात्मा में विश्वास करो, आध्यात्म में विश्वास करो और अपने ऊपर विश्वास करो और इससे लड़ो और इससे बाहर निकलो। एक वो मंत्र देते हैं, मंत्र देते हैं संकट से बाहर निकलने का, और वो संकट से बाहर निकलने के दो रास्ता बताते हैं। एक रास्ता रचनात्मकता का और दूसरा आध्यात्म। रचनात्मकता क्या? समाज में जागरूकता लाने की रचनात्मकता। रचनात्मकता क्या? वो कहते हैं सफाई करो, नालियों को साफ रखो, स्वच्छ रहो। क्या आज हम लोग जब कोरोना महामारी के इस वैश्विक लड़ाई में जब हम बात करते हैं तो हम यही तो कहते हैं कि हम एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, हम साफ सुथरा रहें, हम हाथ को साफ रखें, हम स्वच्छ रहें, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सचेत रहें। और विवेकानंद कहते थे कि तुम इस तरह से अपना खान पान रखो कि तुम्हारे शरीर में शक्ति हो, ताकि तुम उन बीमारियों से, उन रोगों से लड़ सको। तो हमको कहीं ना कहीं हमारे अपने ही समाज में, हमारे अपने भारत में जब प्लेग आया और उस समय विवेकानंद ने जो बातें कही, उसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि आज भी आप ये भी समझें कि प्लेग महामारी का भी सामुदायिक प्रसार हो रहा था, और उस समय जो भगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता थी, वो किस तरह से समाज के भीतर जाकर के बात कर रही है। वो स्वयं सेवी समूह तैयार कर रही है, वो छात्रों से बात कर रही है और सबको तैयार कर रही है समाज सेवा के लिए, सफाई के लिए, जागरूकता ला रही है। और विवेकानंद संदेश दे रहे हैं कलकत्ते में किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, और विवेकानंद ये संदेश दे रहे हैं कि यदि किसी को कोई परेशानी है तो रामकृष्ण मिशन के मठ में संपर्क करे और वहां के स्वयंसेवी उनकी मदद करेंगे। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हमने पहले भी इस तरह की वैश्विक महामारी को डील किया है, हमने उसका मुकाबला किया है, और वो गुलाम भारत के समय किया है जब हम गुलाम थे। हमने इसके अलावा चेचक, कालाजार, हैजा और भी कई तरह के फ्लू का हमने मुकाबला किया है। तो उससे भी हमारा समाज निकला है। प्लेग के समय या आपको स्पेनिश फ्लू के समय बहुत सारे लोगों की जान की हानि हुई थी हमारे भारतीय समाज में, लेकिन हम इससे लड़ करके कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे मृत्यु पहले भी हुई है बीमारियों की वजह से, या आज भी आपके सामने एक आंकड़ा मौजूद है कि लगभग 3% लोग जो बीमार पड़ रहे हैं वो उनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन मृत्यु से भय क्यों? यदि आपके मन में विश्वास है और आप सावधानी बरत रहे हैं और आप जो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और आप रचनात्मक हैं, आप सकारात्मक हैं, तो फिर आपको डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो हम सभी जानते हैं कि वो एक दिन सुनिश्चित है, सबकी सुनिश्चित है। तो मैं इस माहौल में कुछ उदाहरण देते हुए मैं आपसे ये बताना चाहता था कि किस तरह से आप अपने आप को सकारात्मक रख सकते हैं। सकारात्मक रखने के लिए आप क्या करें? मैं जैसा समझता हूं कि हम लोगों को बहुत दिनों बाद अपनी भागम भाग और दैनंदिन की जिंदगी से एक अवकाश मिला है। इसको एक अवसर के रूप में लें और उस अवकाश में अपने परिवार के साथ अपने शौक को पूरा करने का अवकाश मिला है, अपने हॉबीज को पूरा करने का अवकाश मिला है, नई चीजों को सीखने का अवकाश मिला है, अच्छा पढ़ने लिखने का अवकाश मिला है, कलात्मक और रचनात्मक होने का अवकाश मिला है। इस अवकाश को व्यर्थ न जाने दें, आप सकारात्मक रहें। और सकारात्मक आप कैसे रह सकते हैं? सकारात्मक आप रह सकते हैं आप यदि जो भी आपका दैनंदिन का रूटीन है, यदि आप उसको फॉलो करते हैं
और उसको उसी तरह से बरकरार रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सकारात्मक रहेंगे और सकारात्मकता की सोच आपके भीतर रहेगी। अब मैं आपसे कुछ बात करूंगा रचनात्मकता को लेकर कि इस परिस्थिति में, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं, उसमें हम कैसे रचनात्मक हो सकते हैं। रचनात्मकता है क्या? मित्रों, मैं ऐसा मानता हूं कि रचनात्मकता एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, और हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर एक रचनाकार है। शायद मेरी बात आपको ठीक नहीं लगे, आपको ये लगेगा कि आप ये मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर रोज अपने दैनंदिन के काम के ताना बाना को बुनते हुए, अपने झूठ और सच को बुनते हुए और अपने रात के सपनों में कल्पना की उड़ान उड़ते हुए, क्या हम सभी लोग एक रचना नहीं कर रहे होते हैं? सुबह से शाम तक की अपनी घटनाओं को यदि आप डायरी में शब्दों में रूप देना शुरू कर दो तो आप देखोगे कि आपने एक रचना रची है। क्योंकि आप हम सब लोग मनुष्य हैं, हम पात्र हैं, अपने जीवन के पात्र हैं, हम एक भूमिका कर रहे हैं। जहाँ इस जीवन की रंगशाला में हम सबकी भूमिका तय है और हम अपनी भूमिका कर रहे हैं, और उस भूमिका करने के क्रम में घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं से हमारे जीवन की कथा का विकास हो रहा है, हम रचना कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी प्रतिभा से, कुछ लोग अपने भाग्य से, अपने अभ्यास से इस तरह की प्रतिभा विकसित कर लेते हैं, अपने शब्दों को गढ़ लेते हैं, शब्दों को पैना कर लेते हैं, कुछ जादुई शब्द उनकी लेखनी में आ जाते हैं, जिससे वो रचना को अंजाम दे पाते हैं। वरना हर आदमी रचनाकार है। रचनाकार कैसे है? क्योंकि हर आदमी संवेदनशील है, और एक रचनाकार होने के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि आपको, हम सबको संवेदनशील होना ही चाहिए। संवेदनशील होना क्या है? जब आप देखते हैं किसी के दुख को, तो क्या आपको भी दुख होता है? जब किसी के सुख के अतिरेक को भी आप देखते हैं, तब क्या आपको सुख की अनुभूति होती है? तो एक तरह से दूसरे की वेदना अपनी संवेदना से मिल जाए तो वो, हाँ, संवेदना साझा होती है और हम सब संवेदनशील होते हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करते हुए कह दिया था, क्या कहा था? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों के उपकार से बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। ये संवेदनशील होना है। संवेदनशील होना है दूसरों के प्रति एक अच्छा भाव रखें। जब लोग अपने घरों से बेघर होकर या किसी मुसीबत में पलायन करते नजर आते हैं, तो क्या आपकी संवेदना नहीं जगती है? जब किसी भूखे व्यक्ति को किसी कारण से याचना करते आप देखते हैं, तो क्या आपकी संवेदना नहीं जगती है? जब कहीं समाज के बीच में किसी तरह की असमानता और अन्याय की बात आप देखते हैं, तो क्या आपकी संवेदना नहीं जगती है? जब आप देखते हैं कि किसान अपने फसल की बर्बादी पर सिर पे हाथ रख करके अपना माथा ढूंढ रहा है, तो क्या आपकी संवेदना नहीं जगती है? जब आप देखते हैं कि मजदूर, रेहड़ी चलाने वाला, ठेला चलाने वाला व्यक्ति आज खाने को मोहताज है, तो आपकी संवेदना नहीं जगती है? आपकी संवेदना जगती है। आप भी भावुक होते हैं, आपकी आंखों में आंसू आते हैं। ये है संवेदनशील होना, जहां आप दूसरों के यथार्थ से अपने यथार्थ को जोड़ लेते हैं और यहाँ एक साझा यथार्थ बनता है। रचनाकार क्या करता है? रचनाकार साझे यथार्थ की अनुभूति करता है और उससे वो रचनाओं का निर्माण करता है। तो रचनाकार के लिए साझा यथार्थ समझना और उसकी अभिव्यक्ति, रचनाकार के लिए संवेदनशील होना, रचनाकार के लिए सहृदय होना, किसी के दुख दर्द पीड़ा को अनुभव करना, किसी के सुख के अतिरेक को समझना, और उसके साथ रचनात्मकता में हमारी जो स्मृतियों की विरासत है वो भी सन्निहित हो जाती है। मैं फिर से एक बार साहित्य की ओर लौटूंगा। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार अपने स्मृतियों में जो पौराणिक चरित्र हैं उनको लेकर के रचनाएं लिखते रहे हैं। मसलन
राम को लेकर के बहुत, वाल्मीकि के रामायण से लेकर के अब तक राम को लेकर के रचनाएं हो रही हैं। मैं तुलसीदास का उदाहरण लूंगा कि तुलसीदास ने राम को किस तरह से आदर्श या मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उपस्थित किया और जीवन के अनेक संकटों से जूझते हुए सकारात्मक सोच रखते हुए उससे निकलते हुए दिखाया है, विजयी बताया है और उनका महानायकत्व प्रतिष्ठापित किया है भारतीय समाज और संस्कृति। तो संकट के क्षण में संकट की चुनौती को स्वीकार करके अपने जीवन की रचनात्मकता को बनाए रखकर अपनी सोच को सकारात्मक करके आप मुसीबतों से बाहर अवश्य निकल सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा मैं समझता हूं। रचनात्मकता के लिए अगर आप सहृदय हैं तो आप जो भी देख रहे होते हैं बाहर समाज के भीतर, या कोई दृश्य देख रहे हैं या कोई घटना देख रहे हैं, तो उसके भाव आपके मन में कुछ इस तरह के भाव जगते हैं और वो भाव आपकी छाती हो जाती है और उस छाती को आप फिर अपने शब्दों के माध्यम से आप रचना में उतारते हैं या अपनी कूची से, कलम कूची से, रंगों से आप उसकी पेंटिंग कर देते हैं, कोई कलाकृति बना देते हैं, कोई कार्टून बना देते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इस चुनौती की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हमारे सामने रचनात्मक होने का एक अवसर है और इस अवसर को आपको गंवाना नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। रचनात्मकता कई स्तर पे की जा सकती है। व्यक्तिगत स्तर पे आप अपनी रचनाएं लिख सकते हैं, आप कविता लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप डायरी लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, किस्सा गोई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कार्टून बना सकते हैं, आप मीम बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पे भी आपकी रचनात्मकता हो सकती है। आप सेवा कर सकते हैं, आप समाज में जागरूकता फैला सकते हैं, आप एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला सकते हैं। आप वे जो भूखे लोग मैंने दिल्ली में देखा और आप सबने देखा होगा और पूरे भारत में, मैं मानता हूं कि हमारी जितनी बड़ी आबादी है और हमारे देश की जितनी बड़ी समस्या है, हमारे लोग, हमारे देश की जनता जिस तरह से इकट्ठा होकर के हाथ में हाथ मिला करके जिस तरह से मुसीबतों का मुकाबला करती है, वो काबिल तारीफ है। विश्व के किसी भी देश को इससे सबक लेने की जरूरत है कि किस तरह से हमारे लोग, हमारे स्वयंसेवी समूह, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके किस तरह से लोगों को भोजन करा रही हैं, लोगों को के रहने की व्यवस्था कर रही हैं। अगर कोई मजबूर है, मजलूम है, बेसहारा है, बेपनाह है, तो उसके लिए आश्रय की व्यवस्था कर रही है, उसको हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। तो यह समझने की भी आवश्यकता है कि आप सामाजिक रूप से किस तरह से रचनात्मक हो सकते हैं। मैं इस सामाजिक रूप से रचनात्मक होने में मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा अब गांधी के पास। गांधी जब आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो वो दो स्तर पे रचनात्मक होने की बात करते हैं। एक वैयक्तिक स्तर पे वो क्या करते हैं? वैयक्तिक स्तर पे वो कैसे जेल में रह करके, जब वो जेल में बंद होते हैं या अपने आश्रम में होते हैं, तो चरखा काटते हैं और चरखा काटने में अपने आप को एकाग्र करते हैं और चरखा के ताने बाने में अपने मन की अंतर्ध्वनि को सुनते हैं गांधी, और संदेश देते हैं कि इससे क्या हो सकता है, इससे हम स्वायत्त हो सकते हैं, हमारी आमदनी कुछ हो सकती है, क्योंकि हमने सूत काटा, और उससे गांधी लोगों को आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। और वो इस तरह से एक रचनात्मक काम कर रहे हैं, एक उत्पादन कर रहे होते हैं। कोई भी रचना, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, या इस तरह से जो आप रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, वो एक उत्पाद है और उस उत्पाद के रूप में वो एक उत्पादन कर रहे होते हैं। आप कोई कार्टून बनाते हैं या कोई गीत लिखते हैं, कोई लोकगीत लिख देते हैं, ये सारे तो उत्पाद हैं जिसके भोक्ता हैं हमारे सामाजिक या हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, हमारे पाठक, ये सब उसके भोक्ता हैं, वो उसका उपभोग करते हैं। तो किस तरह से गांधी अपने रचनात्मक कार्यों में एकाकी स्तर पर चरखा के द्वारा, फिर वो क्या कहते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, वो सफाई करने की बात करते हैं, उस श्रमदान की बात करते हैं। और श्रमदान सामाजिक विकास के लिए, श्रमदान
सामाजिक कुरीतियों के निवारण के लिए, वो छुआछूत मिटाने के लिए भी श्रमदान की बात कहते हैं, और अपना मैला खुद साफ करने की बात कहते हैं। ये उनकी रचनात्मकता है। वो समाज से जाति भेद मिटाने के लिए रसोई को, किचन को एक साथ कर देने की बात करते हैं, और कहते हैं कि हम अपने सब लोग मिलकर के श्रमदान के द्वारा रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ नया गढ़ सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो गांधी हो, इन सब ने रचनात्मक स्तर पे केवल, अब गांधी जेल में रहकर के बहुत सारे पत्र लिखते थे लोगों को, उन पत्रों का संकलन हुआ और आप उसको पढ़े, कितनी रचनात्मक ऊर्जा है उसमें। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमारे जो महापुरुष हमारे समाज के बीच में हुए हैं, वो संकट की घड़ी में भी किस तरह से रचनात्मक रहते हैं। महामारियों में, दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी रह रहे हैं और वहां प्लेग फैलता है, तो किस तरह से साहस से वो उसमें काम करते हैं, वो चले जाते हैं लोगों के बीच में और लोगों के साथ मिल करके काम करते हैं। भारत में जब आते हैं तब आप देखिए कि आश्रम की स्थापना करते हैं, और उस समय भारतीय समाज में तरह तरह की बीमारियां, चाहे वो चेचक हो, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो आपको कोई अन्य बीमारी हो, तरह तरह की महामारियां फैल रही हैं, अकाल फैल हो रहा है। और हमारे समाज में जो कुष्ठ रोगी थे, उनके साथ जो घृणा का बर्ताव था, उनको समाज से, गांव से, मोहल्ले से बाहर उनको रख दिया जाता था, उनको किस तरह से गांधी आश्रम में लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ये एक भी रचनात्मक काम है। आज की तारीख में मैं पुनः आपको अब आज के समय में लाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जैसे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हैं, चाहे वो सफाई कर्मी, चाहे वो पुलिस कर्मी है, चाहे वो समाजसेवी संगठन है और समाजसेवी संगठन के लोग हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो भी रचनात्मकता है। वो रचनात्मक होना है। वो किस तरह से अपनी रचनात्मकता से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। मैं इसके साथ एक बात और यहां उद्धृत करना चाहूंगा कि आजकल हमारे और आपके सामने इस तरह से बहुत सारी रचनात्मकता सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूं कि आपने जब कोरोना महामारी की यहाँ स्थिति आई और जब हम लोगों ने इसको जानना समझना शुरू किया, उस समय बहुत सारे मीम, बहुत सारे मजाक, बहुत सारे लोकगीत प्रचलन में आ गए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम हर महामारी के साथ अपने सांस्कृतिक स्तर पे भी कहीं ना कहीं उस महामारी से लड़ रहे होते हैं। मैं उदाहरण दे दूंगा पीछे के भी, और अभी को समझने के लिए आप इस तरह से समझें कि जब कोरोना आया तो उस समय कई लोगों ने तो उसके मजाक चलाने शुरू कर दिए, बहुत तरह तरह की अफवाहें होने लगी, तरह तरह की रचनाएं आपको सोशल मीडिया में देखने को कोरोना को लेकर के मिल जाएंगी, तरह तरह की कविताएं मिल जाएंगी, जो कविता भी हैं, अर्ध कविता भी हैं, अकविता भी हैं, और कविता कहने के लिए भी कविता है। तो रचनात्मकता के अनेक रूप आपको इसमें मिल जाएंगे। बहुत तरह की पेंटिंग, चित्रकारी, बहुत तरह के कार्टून, बहुत तरह के मीम, बहुत तरह के वीडियो, ये सब मिल जाएंगे। लोकगीत, यहां तक कि हनुमान चालीसा की तर्ज पर कोरोना से लड़ने के लिए एक हनुमान बीसा की भी उत्पत्ति हो गई। अब ये सांस्कृतिक स्तर पर भी हम अपने आप को रचनात्मक रखते हैं महामारियों से लड़ने के लिए। मैं फिर एक बार आपको ले जाता हूं थोड़ा सा अतीत में, जब हमारे यहाँ चेचक आया, जब चेचक आया बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, दक्षिण भारत में चेचक आया, तो जो उत्तर और पूर्व भारत है उसमें क्या किया गया? चेचक को माता की संज्ञा दी गई, छोटी माता और बड़ी माता। तो सांस्कृतिक स्तर से रचनात्मकता, उनको देवी के रूप में मान लिया गया, शीतला माता के रूप में माना गया, शीतला माता के मंदिर बनाए गए नीम के पेड़ के पास। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक स्तर पर भी हम उस बीमारी से निकलने के लिए, उस महामारी से निकलने के लिए भी हम प्रतिरोध करते हैं, और सांस्कृतिक रूप से भी हम रचनात्मक होते हैं। और
दक्षिण भारत में चले तो एक मरियम्मा देवी की वहां चर्चा होती है और उसके कर्मकांड और उसकी पूजा होती है चेचक के। अब भी गांव में देहात में कई जगह पे चेचक को बीमारी के रूप में नहीं, उसमें इलाज नहीं होता, लोग माता के रूप में ही लेते हैं। वैसे ही जब प्लेग आया तो बंगाल में प्लेग को ओला ओथा कहा गया, और मैं आपको बताऊं ओला देवी का मंदिर वहां पे बनवाया गया और लोग उनकी पूजा करते थे प्लेग से मुक्ति के लिए। और यहां तक कि अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज व्यापारी भी उस समय उसकी पूजा करते थे। एक डंकन नाम के अंग्रेज ने कलकत्ते में और बंगाल में एक जगह और मंदिर बनवाने के लिए पैसे भी दिए। तो ये ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसे हैं, और जो सांस्कृतिक इतिहासकार हैं इस तरह की घटनाओं का उल्लेख करते हैं कि कैसे महामारियों से निकलने के लिए हम सांस्कृतिक स्तर पर भी रचनात्मक हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप वैयक्तिक स्तर पर, आप सामाजिक स्तर पर रचनात्मक कार्यों के द्वारा, वैयक्तिक स्तर पर अपनी रुचि के अनुरूप, सांस्कृतिक स्तर पर परंपरा के निर्वाह के द्वारा, जातीय स्मृतियों के द्वारा आप रचनात्मक हो सकते हैं, और साहित्यिक स्तर पर अपने लेखन के द्वारा आप रचनात्मक हो सकते हैं। आप कविता लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप उपन्यास लिख सकते हैं, आप किस्सागोई कर सकते हैं, आप डायरी लिख सकते हैं, आप संस्मरण लिख सकते हैं, आप रिपोर्टाज लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और कलात्मक रूप में जैसे आप कोई चित्रकला बना सकते हैं, आप नृत्य कर सकते हैं, आप गीत लिख और गा सकते हैं। तो रचनात्मकता के दो रूप हैं, एक मूर्त है और एक अमूर्त है। मूर्त रूप में तो ये सारी रचनाएं हैं जो हमको दिखाई देती हैं, और अमूर्त रूप में वो विचार हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी रचनात्मक विचार हमारे मन में जो आता है वो अणु के विस्फोट की तरह है। वो बिल्कुल कोई विचार जब हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में पहुंचता है और उससे एक जो नई स्फूर्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, और उससे हम रचनात्मक होते हैं, उससे हम सकारात्मक होते हैं। तो किसी भी परेशानी के समय में, किसी भी संकट के समय में, किसी भी इस तरह की महामारी के या विषम परिस्थिति के दौर में आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप जहां भी जाएं अपनी धूप अपने साथ ले जाएं। धूप रोशनी का प्रतीक है, धूप प्रकाश का प्रतीक है, धूप अंधकार को मिटाता है। तो भीतर में किसी भी कारण से यदि अंधकार उपजने लगा तो उस धूप की जो रोशनी छन छन करके आएगी वह आपको निराशात्मक या नैराश्य की ओर नहीं धकेलेगी, वो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरेगी और आप सकारात्मक होंगे। ये आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारे साहित्य में महामारी की चर्चा की है। मैं इसके संबंध में एक बात करते हुए आपको बताऊंगा कि कैसे यूरोप में आज से 400 साल पहले जब प्लेग फैला तो उस समय उसकी चर्चा ब्रिटिश लेखक डेनियल डेफो ने अपनी किताब जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर में उसकी चर्चा की, और लंदन में या ब्रिटेन में उसकी भयावहता के बारे में उसकी चर्चा की। और एक जगह एक सांस्कृतिक इतिहासकार लिखते हैं कि पोलैंड में एक जब प्लेग की महामारी से बचने के लिए खुले जगह पर जाकर के लोग प्रार्थना किया करते थे। ब्रिटेन में जो चर्च थे, गिरजाघर हैं, गिरजाघर के ऊपर जो लोग मरते थे उनकी सूची लग जाती थी। उस समय भी घर से निकलने की पाबंदी थी, दुकानें बंद थी, लोग अपने घरों में कैद थे। तो ये एक तरह से जो उस समय स्थिति थी लगभग कमोबेश उसी तरह की स्थिति का मुकाबला या उसी तरह की स्थिति का सामना हम आज भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक भय और भयावहता का माहौल है, और एक तरह के ऐसे वातावरण में हम जी रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता का बोध है, और हमको लगता है क्या हम इससे निकल पाएंगे या नहीं। कामू की रचना द प्लेग में उन्होंने अल्जीरिया के शहर में प्लेग कैसे फैला इसकी चर्चा की है। मैं यदि यहाँ भारत में भारत की बात करूं तो स्पेनिश फ्लू की चर्चा 1918 में जो 1819 में जो स्पेनिश फ्लू यहाँ प्रसारित हुआ बंगाल में, और उसकी चर्चा कुछ रचनाओं में उसकी चर्चा मिलती है। और हिंदी की बात करूं तो निराला जी की रचना जो कुल्लू भाट है और स्त्री दर्पण है उसके संपादकीय में उसकी चर्चा वो करते हैं। बाकी दूसरी जगह इस तरह की चर्चा नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको
इससे हटकर, महामारी से हट करके जो दूसरी महामारी है, जैसे जो हैजा है, या जो कालाजार है, या जो चेचक है, जो अकाल है, इस तरह की जो समस्याएं थी, उसको जूझने के लिए किस तरह से हिंदी साहित्य में लोग लिख रहे थे। तो एक उपन्यास, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है महिला आंचल, मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा करना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से उस उपन्यास में कालाजार से बचने के लिए और कालाजार का टीका लगाने के लिए एक डॉक्टर प्रशांत आते हैं उस अंचल में, मेरीगंज अंचल में, जहाँ की कथा उस उपन्यास में उद्धृत है। और लोग उससे कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उस समय, जिस समय ये उपन्यास लिखा गया, तो उस समय भी आजादी के पहले जब ये घटना घटी थी, तो लोग डॉक्टर का विरोध करते हैं और वहां इंजेक्शन नहीं लेना चाहते, उसका टीका नहीं लगवाना चाहते, अविश्वास करते हैं डॉक्टर पर और उसका विरोध करते हैं। आज भी इस आजाद भारत में भी, स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी, कोरोना की इस महामारी में आपने देखा कि कई कोरोना योद्धाओं, हमारे चिकित्सा कर्मियों के साथ, जो कि क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को लेने समाज के भीतर उनकी जान बचाने के लिए गए, उनके साथ लोग आक्रामक हुए। ऐसा नहीं कि पहली बार हुए, ऐसा पहले भी हो चुका है और साहित्य इसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है। और वहां फिर वो कमली और उसके पिता के हस्तक्षेप से लोगों को समझ में एक बात आती है और फिर लोग वो टीका लगवाने के लिए तैयार होते हैं। और कैसे वो प्रशांत लोगों में ये जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं कि आपको बासी भोजन नहीं करना है। देखिए, विवेकानंद यही कह रहे थे कि बासी भोजन मत करो, साफ सुथरा रहो। आजादी के ठीक बाद या उसके पहले भी लोग यही कह रहे थे। जब पूना में प्लेग फैला तो तिलक उस समय काम कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, गांधी भी यही कह रहे हैं। तो जो रचनाएं लिखी जा रही हैं इन चीजों को आधार बना करके, उसमें भी ये बातें साथ साथ की जा रही हैं। यानी जब भी किसी महामारी को, किसी बीमारी को केंद्र में रख करके रचनाएं की जाती हैं, तो वो संवेदनाएं, वो दुख साझा होता ही है, जिसको मैंने यथार्थ के को साझा करने की बात कही। मैंने कहा था कि आप रचनात्मक होते हैं तो आप सपनों को साझा करें, अपने सपनों को दूसरे के सपने से मिला देते हैं। मैंने कहा था कि आप अपनी कल्पना का उड़ान भरते हुए आप दूसरों को भी उसमें समाहित कर लेते हैं। वैसे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, लेकिन आप जब दूसरों की समस्या से रूबरू होते हैं तो आप उससे कहीं ना कहीं गलवहियां करते नजर आते हैं, भावात्मक रूप में। आप भावना के स्तर पे मिल जाते हैं, उसकी भावना का आप वर्णन कर लेते हैं। आप भावशून्य नहीं हैं, आप भावों को ग्रहण करते हैं और आप उसकी संवेदना को ग्रहण करते हैं। फिर आप में जगती है रचनात्मकता, फिर आप रचनात्मक होते हैं, फिर आप शब्दों का विधान करते हैं, अपने शब्दों को पैनापन करते हैं और फिर उन शब्दों के साथ कल्पना की ऊंची उड़ान भरते हैं और वहां फिर रचना की निर्मिति होती है। और आप जानते हैं, जनेन्द्र कुमार ने कभी कहा था कि प्रत्येक रचना पृथक गर्भ का फल है। तो जैसे रचना पृथक गर्भ का फल है और जिस तरह से एक माँ अपने शिशु को जन्ने में प्रसव की पीड़ा को अनुभूत करती है, उसका अनुभव करती है, रचनाकार जिन चीजों को लेकर के, रचनात्मकता को लेकर के आता है और रचना करता है, यदि पाठक या हम सब उसकी बात को उसी स्तर पे समझ जाते हैं तो हम उस गर्भ की पीड़ा को, यानी उस रचना प्रक्रिया को या उसकी रचनात्मकता के सभी बिंदुओं को हम समझने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कुछ रचनाएं जो हिंदी में भी हैं, जिसके माध्यम से आप इस महामारी और इस बीमारी को समझ सकते हैं। एक बात और, जैसे अकाल आया तो आप नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद में अकाल के बाद की परिस्थितियों को समझ सकते हैं। तो बहुत सारी, आप जब प्रेमचंद को पढ़ते हैं, प्रेमचंद के उपन्यास को, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत की आत्मा है, भारत के जो किसान हैं
और भारत के लोगों का जो दुख दर्द है वो आप उसको उनके माध्यम से समझ पाते हैं। तो वो प्रेमचंद और उसके माध्यम से संपूर्ण भारत का हमको एक तरह से दर्शन करा देते हैं और उसके माध्यम से हमको समझा देते हैं कि भारत के लोगों का दुख दर्द क्या है। तो इस भयावहता की स्थिति में, इस संकट के दौर में, इस 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 अनिश्चितता के दौर में हमको रचनात्मक होने के लिए करना क्या चाहिए, अब थोड़ी सी बात करके फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा ताकि आपसे बातचीत हो सके। इसके लिए मैंने बताया कि आप सबसे पहले आप संवेदनशील हो, और अगर आप संवेदनशील होंगे तो दूसरों के दुख को समझेंगे। तभी तो पंत जी ने तभी तो कहा गया है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। मैं ऐसा मानता हूं कि आप जब दूसरों का दुख पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप में रचनात्मकता अधिक आती है और कहीं ना कहीं अपने दुख से उस दूसरे के दुख को अनुस्यूत कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तभी तो ये कहा गया, अधर पे मुस्कुराहट है, नयन से नीर बहता है, हृदय की हूक हंस पड़ती उसे जगजीत कहता है। रुदन का हंसना ही तो गान, ये गाना जो गीत आप सुनते हैं उसकी उसकी जो परिभाषा दी गई, रुदन का हंसना ही तो गान, तो इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि हम संवेदनशील हैं। हम दूसरे की वेदना को, उसके दुख को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसकी करुणा को हम समझ लेते हैं और अपने शब्दों के माध्यम से उसको रचना का आधार, और हम सहृदय हों, यानी हमारा हृदय इतना विशाल और उदार हो कि जब संकट की स्थिति में किसी दूसरे को देखे तो बेचैन होता, वो सहृदय होना है। और सहृदयता की पहचान है कि कोई एक परिस्थिति है, जैसे गिलास में आधा पानी रख करके आप किसी को कहेंगे तो कोई कहेगा पूरा भरा हुआ गिलास है और आधा आधा खाली गिलास है। तो वैसे ही, क्योंकि सकारात्मक और रचनात्मक सोच, दोनों तरह के सोच के लोग समाज के भीतर हमेशा मौजूद होते हैं। उसी तरह से मैं एक घटना बताता हूँ, साहित्यिक घटना, कि जब बाणभट्ट की कादम्बरी के अंतिम हिस्से को पूरा करना था और बाणभट्ट उस समय बीमार हैं, तो वो अपने दो पुत्रों को बुलाते हैं, जिसमें एक तो वैयाकरणिक हैं, व्याकरण के विद्वान हैं, और दूसरे साहित्याचार्य हैं। और उनको एक सामने सूखा हुआ वृक्ष है, उसको दिखा करके वो कहते हैं कि बताओ ये क्या है। तो जो वैयाकरणिक उनके पुत्र हैं वो कहते हैं, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्याग्रे, कि सामने एक फूट और सूखा हुआ लकड़ी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके साहित्यकार पुत्र हैं वो कहते हैं, नीरस तरुरी विलसित पुरतः, वो कहते हैं इसका अर्थ यह है कि सामने एक सूखा हुआ वृक्ष मुस्कुरा रहा है, नीरस वृक्ष मुस्कुरा रहा है सामने। बाणभट्ट को समझ में आ गया कि जो साहित्य की प्रतिभा किसमें है, और उसको वो मौका देते हैं अपने उस अंतिम हिस्से को पूरा करने के। तो सहृदय होना क्या है कि अगर आप बिल्कुल नकारात्मक हैं तो उस नकारात्मकता से या संकट से आप और नकारात्मक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक हैं तो उसमें आप एक रचनात्मकता ढूंढेंगे, उसमें एक सौंदर्य ढूंढेंगे, और वो सौंदर्य ढूंढेंगे। उस ठूंठ पेड़ में भी अगर आप सौंदर्य ढूंढने में कामयाब हो गए तो वही आपकी असली रचनात्मकता और सहृदयता है। और सहृदय व्यक्ति दूसरों से तादाद शीघ्र बिठा लेता है। फिर मैंने कहा कि आपको कल्पनाशील होना चाहिए। आप कल्पनाशील हैं, यानी आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ नया गढ़ सकते हैं, नए विचार, नए अनुभव, नए स्वाद, नए गंध। और फिर आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आज बहुतायत है, भरमार है सोशल मीडिया पे, तरह तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं। लेकिन और ये संकट हिंदी में खास करके ये देखा जाता है कि बहुत तरह की कविताएं लिखी जाती हैं, 4 लाइन की, विभिन्न उच्छ्वासों की कविता, विभिन्न भावों की कविता, विभिन्न स्वादों की कविता, विभिन्न गंध की कविता, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इसका कारण ये है कि जैसे क्लासिकल
डांस करने के लिए, शास्त्रीय नृत्य करने के लिए, शास्त्रीय संगीत करने के लिए एक रियाज का, एक अभ्यास की आवश्यकता है। वैसे ही रचनात्मक होने के लिए भी, इस तरह से रचनात्मक रचनाएं लिखने के लिए, कविता, कहानी या चित्रकला और पेंटिंग करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अभ्यास की जरूरत है। आपको अपनी भाषा के प्रति, अपने शब्दों के प्रति सजग होना चाहिए। कभी तो निराला ने कभी कहा था, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदना है। तो इसके माध्यम से निराला एक अपनी नई शैली गढ़ते हैं, अपने नए शब्द गढ़ते हैं, अपने नए छंद गढ़ते हैं और छंद के बंधन को तोड़ने की बात करते हैं। पंत जी भी कहते हैं, खुल गए छंद के बंध प्रास के रजत पास। तो कई साहित्यकार इस तरह से आप रचनात्मकता में विश्वास करते हैं और इसके माध्यम से वो बताते हैं कि कैसे हम अपनी रचनात्मकता के माध्यम से नए विचार, नए भाव, नई संवेदना, नए शिल्प हम गढ़ सकते हैं। मित्रों, मैं थोड़ी बात और करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय आप और मुझे सुने। ये मैं बताना चाहता था कि दरअसल सभी लोग साहित्यकार, कलाकार, रचनाकार तो उस तरह से नहीं हो सकते। फिर आपके मन में ये विचार उठेगा कि आम व्यक्ति, जो हम सब लोग इस लॉकडाउन की परिस्थिति में घरों में बंद हैं और हमें ये प्रतिभा नहीं है कि हम कविता लिख पाएं, कहानी लिख पाएं, उपन्यास लिख पाएं, या हम चित्र बना पाएं, या नृत्य कर पाएं, या गीत गा पाएं, तो हम क्या करें? बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं फेसबुक पर, कई बार मैं देखता हूँ जहाँ लोग गाना गा रहे हैं, 3 लोग मिलकर के 3 जगह से, कोई जुगलबंदी कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई बजा रहा है। तो इस तरह के भी काम घरों में भी आप अपने जो शौक अधूरे रह गए हैं उसको पूरा कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि अगर आप किचन में थोड़ी देर काम करते हैं वो भी एक रचनात्मकता है। अगर आप सब्जी काट रहे होते हैं तो वो भी एक रचनात्मकता है। आप अपने सामाजिक दायित्वों को निभा रहे होते हैं वो भी रचनात्मकता है। आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो वो भी रचनात्मकता है। आप अपने दैनंदिन के क्रिया व्यापार में जो भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ नए स्वाद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नया गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह वो रचनात्मकता है। आज हम तकनीक के प्रयोग के द्वारा 2 कॉलेज संयुक्त तत्वावधान में इस तरह से वेबिनार में एक सार्थक बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी रचनात्मकता है। और हम शिक्षक अपने विद्यार्थी को प्रश्नों से जूझने, सवालों का उत्तर ढूंढने और कुछ अनुत्तरित प्रश्नों के पीछे लग जाने के लिए जो प्रेरित करते हैं वो भी रचनात्मकता है। तो इस तरह से रचनात्मकता के विभिन्न रूप हैं और इस लॉकडाउन की समय में, लॉकडाउन की अवस्था में हम लोग इसका आनंद उठा सकते हैं, इसका आस्वादन कर सकते हैं, इसका स्वाद ले सकते हैं। ये लॉकडाउन जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बंधन के रूप में है, या कहीं ना कहीं हमारे भीतर कुछ बंदिशें लगाता है, या कहीं ना कहीं हमको बांध देता है, कहीं ना कहीं अनिर्णय की स्थिति में, कहीं ना कहीं हमको अनिश्चितता के भय और आतंक में जीने के लिए विवश कर रहा है। उस हालात में, इस पूरे कोरोना काल में हम कैसे रचनात्मक रह करके हम इससे निकल सकते हैं, मैं समझता हूं कि मैंने इसी पर बातचीत करने की कोशिश की। और मैं मानता हूं ऐसा, ये लॉकडाउन जो कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए हमारी सरकार ने लगाया है, और जो एक सामाजिक बंधन है और एक नैतिक दायित्व है हम सबका, इसमें हम रहें। यदि हम रचनात्मकता की प्रक्रिया को अपने जीवन में ठीक से अपनाएं तो हम लोग अधिक सजीव और जीवंत जीवन जी सकते हैं। और जो ये मानव सभ्यता पर ये आक्रमण है, और इस आक्रमण के बीच में आपकी आंखों के सामने असंख्य वो दृश्य तैर रहे होंगे, वो काफिला मजदूरों का, वो चिकित्सा कर्मियों का, वो पुलिस की ड्यूटी, वो नर्स की हरारत, वो डॉक्टर बिना सोए हुए, वो बीमार आदमी
संवेदन शून्यता की स्थिति और कई बार सामाजिक तनाव की स्थिति, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे साहित्यकार और रचनाकार कुछ इस पर सोच रहे होंगे और नई रचनात्मकता की नई कोपलें जरूर फूटेंगी और नई नई रचनाएं भविष्य में हमारे सामने आएंगी। और जब आज से 100 साल बाद कोई बात कर रहा होगा तो निश्चित रूप से ये बात जरूर होगी कि कोरोना के समय में किस तरह से हमारा समाज था, हम कैसे रिएक्ट कर रहे थे, हम कैसे घरों में बंद थे। और रचनात्मकता ही आज के इस समय, आज के इस संदर्भ, आज की इस परिस्थिति, आज के हमारे मानसिक हालात, आज की हमारी व्यवस्था, आज की हमारी मनोवृत्ति, सबको रचनात्मकता के साथ हम सब लोग 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी यात्रा कर सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।